हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आज की 100 टॉपिक सीरीज में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का यूनिट। ये यूनिट आपका यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट आपका 2019 से पहले सिलेबस में नहीं था और इसे रिसेंटली ही ऐड किया गया है, तो इसमें थोड़े से सवाल हमें कम देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, बट अगेन हम फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किन से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, और इन्हीं टॉपिक्स को आज आपके साथ यहां पे डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 21 या फिर 22 एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए ढेर सारे कोर्सेज हमारी साइट पे, हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो टॉप 5 टॉपिक्स जिनसे आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हमारे पास हमारे सिलेबस का सबसे पहला वाला टॉपिक ही है। तो ये टॉपिक हमारे पास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत पुराना कानून है और एक बहुत बड़ा भी कानून है, और इसमें बहुत सी बेसिक चीजें हैं जिसपे सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ अभी डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पास है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट पहले हुआ करता था, बाद में अलग से कानून बन गया। तो इसके ऊपर भी आपसे डिस्कशन करेंगे, इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातों की। इसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एक और बहुत पुराना कानून हमारे पास है, और यहां पे आपके जो डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, इनके ऊपर सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है हमारे देश के लिए भी और हमारे एग्जाम के लिए भी। इसके बारे में भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जीएसटी, बहुत ही रिसेंट इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म है और इसके ऊपर एग्जाम में सवाल हमेशा पूछा जाता है। आपका ये जीएसटी बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है और इसीलिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है हमारे एग्जामिनर के लिए भी। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, इससे जुड़े जो हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो आइए इन टॉप 5 टॉपिक्स पर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं जी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत पुराना कानून है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872 और आज के समय में पूरे भारत पे, पूरे इंडिया पे ये अप्लाई करता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जी एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता। तो क्या क्या स्टेजेस रहते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में? पहले तो एक पार्टी दूसरी को कोई ऑफर देगी, प्रपोजल देगी, सामने वाली उसे एक्सेप्ट करेगी तो हमारा प्रॉमिस बन जाएगा। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे, दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बन जाएगा, और ये जो है आपका एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। एग्रीमेंट जब आपका लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है, कानून में इन्फोर्सेबल हो जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल हो जाता है, तो फिर वो फाइनली हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखनी आपको बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होते हैं? कौन से कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहेंगे? तो अगर उसमें पार्टीज की कंसेंट फ्री है, यानी कि जबरदस्ती कंसेंट नहीं ली गई, जबरदस्ती प्रॉमिस नहीं कराया गया, पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं, आपकी कॉम्पिटेंट पार्टीज होती है जो कि मेजॉरिटी एज की हो, 18 साल से ऊपर की उम्र की हो, साउंड माइंड की हो, पागल नहीं होनी चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका कोई एलियन एनिमी है, दूसरे एनिमी देश का कोई नागरिक है, तो वे आपके डिस्क्वालिफाइड होते हैं। तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही है तो पार्टीज आपकी कॉम्पिटेंट हो जाएंगी। और जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। कंसीडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने पैसे दिए तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होना चाहिए, इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने चाहिए जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हों, जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, या फिर ऐसे एग्रीमेंट जो कि आपको कोर्ट जाने से मना करते हैं, रोकते हैं, इन्हें माना गया एक्सप्रेसली वॉइड। दो पार्टीज कम से कम होनी जरूरी है जी। उनकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन बनाने की। अगर इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने की नहीं है तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहां पे नहीं बनेगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी जरूरी है। तो हम कहते हैं कि भाई हम आपको मैजिक से सोना खजाना ढूंढ के दिखाएंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रेदर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट किया, इट इज गोइंग टू बी वॉइड एब इनिशियो। ये शुरू से वॉइड रहने वाला है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। माइनर मेजर बन गया तब भी आप इसकी रेटिफिकेशन नहीं करा सकते। बट हाँ, माइनर यहां पे बेनिफिशियरी बन सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो सकता है।
आप माइनर के पेरेंट या फिर गार्डियन को भी यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकते। बट अगर आप माइनर को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं तो फिर कुछ केसेस में आपको जो है पेमेंट का राइट यहाँ पे दिया गया है। और अगर बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी अगर हम बात करें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारे हो सकते हैं जिसमें ये सारी खूबियां प्रस्तुत हैं, प्रेजेंट है। वॉइड हो सकते हैं जिसमें ये खूबियां कोई ना कोई प्रेजेंट नहीं है, जैसे आपका जो कंसिडरेशन है लॉफुल नहीं है, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका इम्पॉसिबल है तो फिर वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल हो सकता है यानी कि एक पार्टी की तरफ से उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, तो आपने किसी की कंसेंट ली थी जोर जबरदस्ती करके, तो फिर उसके बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव इलीगल है, ड्रग्स में ट्रेड करना, ऐसा टाइप। अनएनफोर्सेबल जिसमें कोई टेक्निकल लिमिटेशन हो गई है और उसकी वजह से अब आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, जैसे वो राइटिंग में नहीं है, टाइम बार हो चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस जो कि राइटिंग में है, इंप्लाइड जो कि आपके कंडक्ट से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बन गए, एग्रीमेंट बन गए हैं। क्वासाई मतलब यहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अपने आप बन जाते हैं। दीज आर क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको आगे डिस्कस करेंगे। और आजकल तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं जिन्हें ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। इसके बाद है जी बाय परफॉर्मेंस, तो जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी वो आपके एग्जीक्यूटेड है। जिसमें अभी किसी पार्टी की परफॉर्मेंस पेंडिंग है तो वो एग्जीक्यूटरी है, दोनों की पेंडिंग है तो बायलेटरल एग्जीक्यूटरी, एक की पेंडिंग है तो यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। इसके अलावा हमारे पास वेजरिंग एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, तो ये बेसिकली आपकी नॉर्मली बेटिंग एग्रीमेंट है, आप बेट लगा रहे हैं बारिश होगी नहीं होगी, ऐसे टाइप के। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हैं आपके। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको फुलफिल होना या ना होना डिपेंड करता है किसी कॉन्टिंजेंट इवेंट के ऊपर। तो जैसे कोई ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कहा गया कि अगर शिप सामान लेकर आ गया तो हम आपको इतना सामान दे देंगे। तो अगर शिप सामान लेकर आ जाता है तो फिर ये वैलिड हो जाएगा, अगर शिप सामान लेकर नहीं आता तो फिर ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं फ्री कंसेंट की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें कहता है कि कंसेंट का फ्री होना बहुत जरूरी है। कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। तो अगर आपको कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, देन इट इज गोइंग टू बी voidable at the option of the person whose consent has been so obtained। तो जिस पर्सन की कंसेंट आपने ली है कोअर्शन करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, फ्रॉड करके, तो वो पर्सन चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, वॉइड कर सकता है। अगर आपका मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर उसे वॉइड माना गया है। बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मिस्टेक ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड इज नो एक्सक्यूज। आप इंडिया में रहकर ये नहीं कह सकते कि मुझे इंडिया का कानून मालूम नहीं था, मेरे से गलती होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दो, ऐसा नहीं माना जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी कोई मिस्टेक है किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर, किसी फॉरेन लॉ को लेकर, तो इस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वॉइड माना जाएगा। अब बात करते हैं जी डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा? बाय परफॉर्मेंस, तो आपकी ऑब्लिगेशन है, आप पूरी कर दो। म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों मिलकर एग्री कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ऑपरेशन ऑफ द लॉ, पार्टीज की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। लैप्स ऑफ द टाइम, बहुत लंबा समय बीत गया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया गया पार्टीज ने, तो उस केस में ये डिस्चार्ज हो जाएगा और डैमेजेस वगैरह के लिए सूट फाइल किया जाएगा। आपके प्रॉमिसी, जिनको प्रॉमिस किया गया था, जिसने प्रॉमिस को मनवाना था, जिसको यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पे काम किया जाना था, उसी ने वेवर कर दिया कि भाई अब मेरे लिए काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इंफीरियर राइट आपके सुपीरियर राइट के साथ मर्ज हो गए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट था लीज को लेकर, अब जमीन खरीदी ली गई, तो लीज तो इंफीरियर राइट है, अब जमीन खरीदी ली गई, तो फिर आपका बड़ा राइट जो है यहाँ पे सेल का हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का हो गया, तो उसमें आपका इंफीरियर राइट भी मर्ज कर गया। इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका लीज वाला, वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और तरीके हैं डिस्चार्जिंग के। तो यहाँ पे हमारे पास है नोवेशन, यानी कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड, तो पुराना खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करके। रिसिशन, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया, उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ऑल्टरेशन, आपने उसके अंदर कुछ मेजर ऑल्टरेशन कर दी, तब भी आपका जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर डिस्चार्ज माना जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन करेगा? जिसने प्रॉमिस किया है वो करेगा, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन कर सकता है, उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे।
बट अगर आपका पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कोई पेंटिंग बनानी थी, गाना गाना था, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाएंगे। अगर जॉइंट प्रॉमिसर है तो सबको करना होगा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा। अगर किसी एक की डेथ हो गई तो बाकी सब प्लस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना होगा। सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना होगा। और यहां पे आपके जो एजेंट है, आपके प्रॉमिसर के जो एजेंट है, वो भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रीच ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट की। तो ब्रीच ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना इज बेसिकली गोइंग टू बी ब्रीच। अब अगर आपने ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, सो दिस इज एक्चुअल ब्रीच। अगर ड्यू डेट आने से पहले ही आपके हाव भाव ऐसे हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने वाले, तो हम इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। अगर ब्रीच हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस केस में आपकी जो पार्टीज है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो यहां पे क्या कर सकती है? वो डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकती है, वो इंजंक्शन के लिए जा सकती है। जैसे आपने एक एक्टर के साथ समझौता किया था कि वो एक्टर 1 साल तक आपके लिए काम करेंगे, वो एक्टर ने कहीं और काम पकड़ लिया, तो आप कोर्ट के पास जाकर उस एक्टर को रोक सकते हैं, उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो निकलवा सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपके लिए किसी ने कुछ डांस करना था, गाना गाना था, वो नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट में जाकर कहेंगे भाई इसे कहिए कि मेरे लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे, नहीं तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंडेड मान सकते हैं, खत्म मान सकते हैं, और फिर डैमेजेस के लिए फाइल कर सकते हैं। क्वांटम मेरियट, यानी कि एक पार्टी ने जितना काम कर दिया, देखो ए उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, उसने कुछ काम कंप्लीट करके दे भी दिया था, अब बी जो है उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ए ने जितना काम किया उसके पैसे तो उसे मिलने चाहिए ना, दिस इज क्वांटम मेरियट। अब आते हैं जी सूट फॉर डैमेजेस। तो रेमेडीज के अंदर एक हमारे पास है सूट फॉर डैमेजेस। तो यहां पे आप डैमेजेस कौन कौन से क्लेम कर सकते हो? एक तो नॉर्मल जो आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस हुए ब्रीच होने की वजह से, और अगर मान लीजिए आपका ब्रीच होने की वजह से कोई और स्पेशल डैमेजेस हो गए, आपको कोई और कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कोई और एग्रीमेंट यहां पे इफेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो वो स्पेशल डैमेजेस भी आपको मिल जाएंगे। विंडिकेटिव डैमेजेस, तो विंडिकेटिव डैमेजेस आपके किस केस में दिए जाते हैं? तो ये दो केसेस में आपके दिए जाते हैं। तो यहाँ तो आपका ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी हुआ है, आपने किसी को शादी का वादा किया, फिर आपने नहीं की, उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाया, या फिर आपके बैंक ने आपका चेक गलत डिसऑनर कर दिया, उसे करना नहीं चाहिए था, इससे आपकी रेपुटेशन का नुकसान हुआ, तो फिर इस केस में भी आपके विंडिकेटिव या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किए जा सकते हैं। इसके अलावा नॉमिनल डैमेजेस भी अवार्ड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, बट फिर भी डैमेज, फिर भी आपका ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर उस केस में 1-2 रुपए नॉमिनल डैमेजेस अवार्ड किए जा सकते हैं। डैमेजेस फॉर डिटोरियोरेशन कॉज्ड बाय द डिले, तो अगर कोई डिले हो गया, उसकी वजह से सामान खराब हुआ, उसके डैमेजेस हो सकते हैं। या फिर प्री फिक्स्ड डैमेजेस भी आपके हो सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही आपने फिक्स कर लिए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पे देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो यहां पे सवाल हमारे पास है, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दे रखी है। स्टेटमेंट 1 है, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। तो अगर कंसीडरेशन नहीं है तो आपके एग्रीमेंट वैलिड नहीं होंगे, और इसीलिए आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, ये दोनों चीजें होती हैं तभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अगर आपका एग्रीमेंट है, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्रीमेंट तो होंगे, बट सभी एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बन पाएंगे। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी, और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का, कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और 2 आपकी करेक्ट है। चलिए यहां पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन। आपको यहां पे कुछ इवेंट्स दे रखी हैं, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है जिसमें ये अक्कर करेंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑफर। ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी, ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी, और एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपके बाकी सारी एलिमेंट्स भी यहां पे अवेलेबल हो जाते हैं, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी आ जाती है, तो यहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाएगा, और फिर कॉन्ट्रैक्ट का जाकर बाद में कहीं ब्रीच होगा। तो पहला ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस, फिर कॉन्ट्रैक्ट और फिर ब्रीच, और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। चलिए तो बात करते सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। तो ये जो हमारा कानून है ये जुड़ा है गुड्स की सेल से, और ये जो है इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, और हमारा ये एज एन इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है इसे लाया गया था। बाद में इसमें से इंडियन वर्ड हटा दिया गया, एंड इट बिकेम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये जो आपका एक्ट है
डील करता है सेल ऑफ गुड्स से, यानी कि गुड्स से डील करता है। गुड्स के अंदर केवल आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। और यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी यहां पे कुछ चीजें नहीं आएंगी, जैसे एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इसके अंदर आपकी नहीं आएगी। एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कम से कम दो पार्टीज तो रहने वाली हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होने वाली है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होने वाली है, यानी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर किए जाएंगे। कुछ गुड्स यहां पे होने वाले हैं। प्राइस या फिर कंसीडरेशन जो है वो भी होगी, फ्री में ट्रांसफर नहीं होगा। और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो भी यहां पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो यहां पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैं उन्हें दो में बांटा गया है, एक तो सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब है? देखो, सेल का मतलब तो आपने सामान बेच दिया, एग्रीमेंट टू सेल मतलब अभी नहीं बेचा, फ्यूचर डेट पे आप बेचने वाले हैं। सो दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूटेड बट रेदर अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहां पे अभी ना तो ओनरशिप गुड्स की और उन गुड्स से जुड़ा हुआ रिस्क जो है वो अभी बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुआ। और यहां पे अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ब्रीच हो जाता है, जैसे यहां पे आपका जो सेलर है, यहां पे अगर जो बायर है वो सामान खरीदने से मना कर देता है, बायर के एंड पे ब्रीच हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो सेलर है ही कैन नॉट स्यू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ही कैन ओनली स्यू फॉर द डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रीच। अगर आपने सामान बेच दिया फिर बायर ने ब्रीच किया तो फिर तो आप सामान के पैसे के लिए जो है सूट फाइल करोगे, उसके लिए स्यू करोगे। बट सामान बेचा ही नहीं था, फ्यूचर में बेचना था, अब पहली ब्रीच हो गया तो उस केस में पैसों के लिए जो है केस नहीं कर सकते, केवल डैमेजेस के लिए ही कर सकते हैं। तो गुड्स जो है ना हमारे पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक है एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंटली आपके एग्जिस्ट करते हैं। फ्यूचर गुड्स जो कि अभी फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। कॉन्टिंजेंट गुड्स जो कि अभी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, डिपेंड करता है किसी और इवेंट के ऊपर। एग्जिस्टिंग गुड्स को भी हम तीन में बांट सकते हैं। स्पेसिफिक गुड्स जिन्हें आपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे स्पेसिफाई कर लिया कि ये वाले गुड्स हैं। इसके अलावा असर्टेंड और अनअसर्टेंड भी हो सकते हैं। तो जो गुड्स अभी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपने असर्टेन नहीं किए वो आपके अनअसर्टेंड रहने वाले हैं, और बाद में उन्हें जो है असर्टेन कर लिया जाएगा तो फिर वो असर्टेंड गुड्स यहां पे बन जाएंगे। देखो, डिलीवरी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट। और डिलीवरी आपकी तीन तरीके की हो सकती है, या तो आप एक्चुअल डिलीवरी कर दें, सामान जो है एक्चुअल में डिलीवर करा दें, जैसे अमेजॉन वाला, फ्लिपकार्ट वाला आपके घर आके सामान एक्चुअली में आपको डिलीवर करता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी कि जहां सामान था वहीं पड़ा, कोई कस्टडी में चेंज नहीं आया, जिसके पास सामान था उसी के पास सामान पड़ा है, पर अब हमने उसे एक पर्सन को कह दिया कि अब ये सामान तुमने मेरे बिहाफ पे नहीं, जिसको मैंने बेच दिया उसके बिहाफ पे रखा हुआ है। सिंबॉलिक डिलीवरी भी हमारी हो सकती है, जहां पे हमने केवल सामान की जो बिल है, सामान की जो रसीद है, उसे यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पे एक बहुत अच्छा यहां पे एक प्रोवर्ब इसे कह सकते हैं, एक बहुत यहां पे पॉपुलर ये टर्म है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब है कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। तो अगर आप किसी चीज के मालिक नहीं हो तो आप उस चीज का मालिक किसी और को भी नहीं बना सकते। अगर आपके पास चोरी का पेन है, आप किसी को 10 रुपए में वो पेन बेच देते हो, तो जिसको आपने पेन बेचा वो उस पेन का मालिक नहीं माना जाएगा, चाहे उसने आपसे गुड फेथ में वो पेन लिया हो। आपके पास वैलिड टाइटल नहीं था तो आप किसी और को भी वैलिड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझनी होगी। इसके अलावा जी यहां पे हमारे पास कंडीशन और वारंटी, दो ब्रीचेस यहां पे हमारे पास आते हैं। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन वो चीज है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट है। जैसे आपने गाड़ी खरीदनी थी और बताया था सामने वाले को कि भाई मेरी गाड़ी की जो माइलेज है कम से कम मेरे को कितनी चाहिए, आपने कहा मेरे को कम से कम 25 की जो है माइलेज चाहिए, किलोमीटर पर लीटर 25 की माइलेज मुझे चाहिए। बट आपने देखा कि वो गाड़ी जो है वो 15 से ऊपर की माइलेज दे ही नहीं सकती, देने वाली वो नहीं है। तो उस केस में दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रीच ऑफ एन एसेंशियल कंडीशन। ये तो आपकी मेन शर्त थी जो कि यहां पर टूट गई। तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, रेपुडिएट कर सकते हो, और साथ ही साथ डैमेजेस भी हैं क्लेम कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा यहां पे खत्म आप कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जो कि बिल्कुल मेन एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे आपने कहा था कि मुझे कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, बट आपने देखा कि कई बार उस गाड़ी में से आवाजें आती है, नॉइजी हो जाती है गाड़ी, तो उस केस में ये मेन कंडीशन नहीं है, बट यहां पे फिर भी आपका ब्रीच तो हुआ है और इसे ब्रीच ऑफ वारंटी बोला जाता है। और दिस इज
दिस इज अ ब्रीच ऑफ एन इवेंट विच इज कोलेटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, और इस केस में आप केवल डैमेजेस के लिए यहां पे स्यू कर सकते हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा रिपुडिएट कर सकते हैं। आप उसे नहीं कह सकते ले अपनी गाड़ी उठा के ले जा और मेरे पैसे मुझे दे दे, आप केवल डैमेजेस यहां पे क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, जो सामान खरीद रहा है उसे यहां पे सतर्क रहना है कि सही सामान वो खरीदे। सामान खरीद लिया फिर बाद में आपके सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, आपको उसी समय देख के समझ के सामान लेना होगा। बट इस प्रिंसिपल की कुछ एक्सेप्शंस भी यहां पे बताई गई हैं। तो अगर किसी केस में बायर ने स्पेसिफाई किया था मुझे तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सामान चाहिए और वो पर्पस उस सामान से पूरा नहीं हो रहा, उसने डिस्क्रिप्शन बताई थी कि इस डिस्क्रिप्शन का सामान चाहिए और उस डिस्क्रिप्शन का सामान नहीं निकला, उसने गुड्स खरीदे थे किसी ब्रांड नेम या पेटेंट नेम के अंदर, उसने फ्रिज खरीदा था बट फ्रिज तो अलमारी की तरह निकला, कूलिंग तो बिल्कुल करता ही नहीं था। फ्रॉड किया सेलर ने, गुड्स खरीदे आपने सैंपल देखकर और सामान जो है वो सैंपल के जैसा निकला ही नहीं, तो इस केस में आपका ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं जी अनपेड सेलर की। अनपेड सेलर हमारे पास वो है जिसके प्राइस की पेमेंट नहीं की गई, इसको पैसे मिलने थे, बायर ने इसको पैसे देने थे, इसको पूरे पैसे यहां पे नहीं बताए, पैसे नहीं दिए, तो इस केस में यहां पे क्या होने वाला है, इसके पास कुछ राइट्स आ जाने वाले हैं। राइट्स इसके पास आएंगे गुड्स के अगेंस्ट भी और बायर के अगेंस्ट भी। अगर तो गुड्स अभी इसके पास ही पड़े हुए हैं तो उस केस में वो गुड्स को भेजेगा ही नहीं, गुड्स को वहीं रोक लेगा, उनको लियन कर लेगा। अगर उसने गुड्स को भेज दिया, गुड्स आपके रास्ते में हैं और बायर अगर आपके इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस केस में वो रास्ते में रोक सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, और उस सामान जो उसके पास आ चुका है, सामान जो उसके पास रखा हुआ है जो कि उसने नहीं भेजा है, उसे वो बेच भी सकता है, उसे वो बेच भी सकता है आफ्टर इन्फॉर्मिंग द बायर। अगर पेरिशेबल नेचर का सामान है तो उस केस में तो बायर को बिना इन्फॉर्म किए भी वो सामान को बेच सकता है। और अगर बात करें राइट्स अगेंस्ट बायर की, तो बायर के अगेंस्ट वो स्यू कर सकता है प्राइस के लिए कि भाई जो सामान बायर को दिया उसका पैसा वो दे, और कोई उससे नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए, उसके लिए भी स्यू कर सकता है, और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए भी वो स्यू कर सकता है। अब आते हैं बायर के पास। बायर के साथ जो है अच्छा नहीं हुआ, बायर ने सामान खरीदना था पर सामान उसे नहीं मिला, तो क्या कर सकता है, ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सामान नहीं दिया उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, इन डैमेजेस के साथ साथ इंटरेस्ट के लिए भी स्यू कर सकता है। और अगर किसी केस में डैमेजेस देना ठीक नहीं रहेगा तो वो कह सकता है कि मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे तो वही गुड्स चाहिए, गुड्स ही डिलीवर करवाए जाएं, स्पेसिफिकली वही परफॉर्मेंस जो है वो मुझे दी जाए। तो ये है आपका जी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर मींस। बहुत ही आसान सवाल है। केविएट एम्प्टर की डॉक्ट्राइन कहती है कि बायर जो है उसे हमेशा होशियार रहना चाहिए, बायर शुड बी बिवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग, सोच समझकर परख कर कोई चीज आप खरीदें, आपकी जिम्मेदारी होगी अगर बाद में आपको चीज पसंद ना आई। इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आइए बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की। तो ये हमारा लॉ जो है वो क्या करता है, डिफाइन करता है, अमेंड करता है द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो बेसिकली यहां पे बताया गया है कि आपके 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेक्शन 13 में स्पेसिफिकली बताया गया है कि 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, देखो यहां पे आपके बियरर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, यानी कि जिसके पास होगा, जिसके हाथ में होगा, जो उसका बियरर होगा उसे पेमेंट मिलेगी। ऑर्डर, जिसका नाम लिखा गया है उसे पेमेंट की जाएगी। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंडिया में बनाया गया और इंडियन रेजिडेंट के ऊपर बनाया गया या फिर इंडिया में पेबल है तो उसे इनलैंड बोला जाता है। जो बाहर बनाया गया, बाहर पेबल है, बाहर के पर्सन पे बनाया गया तो उन्हें फॉरेन यहां पे इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जब डिमांड की जाएगी तभी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट, एक समय के बाद, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इसके बाद इनकी पेमेंट की जाएगी। इनकोएट आपके इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट और इसके अलावा कुछ एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो है प्रॉमिस होने वाला है, जिस पर्सन ने पैसे देने हैं, जैसे एक्स ने वाई को पैसे देने हैं तो एक्स क्या करेगा, एक्स प्रॉमिसरी नोट खुद बनाएगा कि आई प्रॉमिस टू पे वाई, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं वाई को या फिर वाई के कहने पे किसी और को, वाई और हिज ऑर्डर,
मैं उसको जो है इतने पैसे दे दूंगा आफ्टर 3 मंथ्स या फिर ऑन डिमांड, नीचे एक्स अपने यहाँ पे साइन कर देता है। तो एक राइटिंग में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दी, साइन दिए, बियरर को या फिर उसके ऑर्डर को पैसे यहाँ पे दे दिए जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज हो गई? एक तो जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है, एक जो प्रोमिसरी नोट आपका यहाँ पे बना रहा है आपका मेकर, यानी कि एक्स बना रहा है तो एक्स आपका मेकर हो गया। पे जिसको पेमेंट की जानी है वाई आपके यहाँ पे पे हो गए। होल्डर, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी, तो यहाँ पे वाई ने क्या किया, इसे किसी और पर्सन को दे दिया, तो वाई क्या बन गए यहाँ पे एंडोर्सर बन गए। जिस पर्सन को दिया एंडोर्सी बन गया, जिस पर्सन के पास ये इंस्ट्रूमेंट आ गया वो इसका होल्डर बन जाएगा। अगर बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे क्या होने वाला है? तो यहाँ पे क्या है जी, एक्स ने वाई को पैसे देने हैं, तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज वाई बनाएगा। वाई कहेगा कि आई ऑर्डर एक्स, मैं एक्स को ऑर्डर देता हूं कि भाई मुझे या फिर मेरे ऑर्डर पे किसी और पर्सन को तुम इतने पैसे इतने दिनों बाद दोगे। और यहाँ पे नीचे क्या करेगा, एक्स अपने साइन करेगा कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। एक्स हमारा यहाँ पे एक्सेप्टर होने वाला है। तो राइटिंग में अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन है, और पेमेंट होगी बियरर को या फिर ऑर्डर को। इसमें पार्टीज की बात करें, एक तो बनाने वाला ड्रॉअर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे कौन तैयार कर रहा है, यहाँ पे इसे वाई तैयार कर रहा है। एक्स है ड्रॉई जिसके ऊपर तैयार किया जा रहा है। एक्सेप्टर भी नॉर्मली आपका ड्रॉई ही रहने वाला है, यानी कि एक्स ही आपका एक्सेप्टर रहने वाला है जिसने किसे एक्सेप्ट कर लिया। पेई जिसको इसकी पेमेंट होनी है। होल्डर जिसके पास ये आया है, एंडोर्सर एंडोर्सी जैसे नॉर्मली आपने पहले केस में देखे थे। और इसमें कई बार हमें ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी देखने को मिलता है। अगर आपका बिल डिसऑनर हो गया, ओरिजिनल ड्रॉई ने उसे यहाँ पे डिसऑनर कर दिया, तो उस केस में ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी यहाँ पे हो सकते हैं। एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी हो सकते हैं। तो अगर ओरिजिनल ड्रॉई जो है उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया, तो हो सकता है कोई और पर्सन इसे एक्सेप्ट कर ले, इसको मान रखने के लिए उसने एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी बोला जाता है। आते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पे जो कि हमारा है चेक। चेक बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, और ये बैंक पे ड्रॉ किया जाता है, एक बैंक पे ड्रॉ किया जाता है। पेबल ऑन डिमांड रहता है हमेशा ये, और इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक भी हो सकती है। तो चेक की आजकल इलेक्ट्रॉनिक इमेज आती है, पूरा का पूरा चेक नहीं जाता, तो वो भी आपको यहाँ पे चेक के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। तो चेक की पार्टीज की बात करें, तो यहाँ पे जो चेक काट रहा है वो ड्रॉअर होगा, और बैंक इस केस में आपका ड्रॉई होगा, बैंक के ऊपर आप चेक काट रहे हैं। और बाकी पार्टीज नॉर्मली आपकी वही चलने वाली एंडोर्सर एंडोर्सी होल्डर, जो कि पहले हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और चेक के केस में बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट रहता है क्रॉसिंग ऑफ दी चेक का। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ये चेक होते हैं इसके ऊपर कई बार ऐसे क्रॉस लगा दिया जाता है। क्रॉसिंग का मतलब है कि इस चेक को दिखाकर बैंक में आप कैश नहीं ले सकते, इसका पैसा जो है आपको अकाउंट में ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमने स्पेशल क्रॉसिंग कर दी, यानी कि बैंक का नाम लिख दिया, बीच में एबीसी बैंक लिख दिया, तो केवल एबीसी बैंक के अकाउंट में ही इसके पैसे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने लिख दिया अकाउंट पे ही अगर लिख दिया, तो जिस चेक पे जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है, जैसे मिस्टर आर का नाम लिखा हुआ है, तो केवल मिस्टर आर के अकाउंट में ही ये जाने वाला है, और किसी के अकाउंट में इसका पैसा नहीं जा पाएगा। जनरल क्रॉसिंग में तो किसी भी अकाउंट में चला जाता, बट अकाउंट पे में तो केवल मिस्टर आर के अकाउंट में ही जाएगा। अगर मैच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो अगर तो ये पेबल ऑन डिमांड है, तो जब डिमांड होगा तब इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर इसमें केस दूसरा है, या आफ्टर टाइम पेबल है, तो इस केस में यहाँ पे 3 डेज ऑफ ग्रेस यहाँ पे हमारे दिए जाते हैं, 3 एक्स्ट्रा ग्रेस के दिन मिलते हैं। और यहाँ पे जैसे ये बिल आपका 3 अप्रैल को मैच्योर हो रहा था, तो इसमें 3 अप्रैल को पेमेंट नहीं मानी जाएगी, इसमें 3 डेज एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। अब अगर तीसरे दिन यहाँ पे छुट्टी हो जाती है, पब्लिक हॉलिडे हो जाती है, तो उस केस में हमारी जो मैच्योरिटी की डेट है वो पिछला दिन मानी जाएगी, ना कि अगला। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पब्लिक हॉलिडे के केस में आपकी 1 डे पीछे हम चले जाते हैं मैच्योरिटी की फॉर्म में, ना कि एक दिन आगे लेकर जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल एक बहुत ही आसान सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट या फिर म्यूचुअल फंड। तो चेक और प्रॉमिसरी नोट तो सीधा सीधा आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आप डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाते हैं आप बैंक से, खैर पहले तो हमें ज्यादा बनवाने पड़ते थे, हर काम डीडी से होता था जब ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं हुआ करती थी, तो इन डीडीज का इस्तेमाल किया जाता था पेमेंट्स करने में। तो जिसके फेवर में आपको पेमेंट करनी है, आप उसके फेवर में डीडी बनवाते थे और उसको ये डीडी आप भेजते थे पेमेंट करने के लिए। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए, अगला सवाल है, हु आर द पार्टीज टू अ चेक? तो चेक आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी? तो आपका जो चेक होगा
उसे कोई पर्सन जो है वो ड्रॉ करेगा, किसी पर्सन को पे करने के लिए नीचे अपने साइन करेगा। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉ करने वाला तो जरूर होगा, ड्रॉर होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको पेमेंट होनी होगी, वो आपका यहाँ पे पेई होगा। या तो किसी पर्सन का नाम लिख दिया जाएगा, या फिर बियरर जो जिसके पास ये चेक होगा, अगर बियरर चेक है तो उस केस में उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो जो भी चेक का होल्डर होगा यहाँ पे उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो होल्डर भी यहाँ पे वन ऑफ द पार्टी टू चेक बन जाएगा। एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती चेक के अंदर, एक्सेप्टेंस आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज में चाहिए होती है, इसीलिए ये पार्टी यहाँ पे नहीं बनेगी। और आंसर बनेगा ए, बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का। चलिए जी, तो अब बात करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 की, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये आपका जो एक्ट है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005 एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा एक मौलिक अधिकार है, हमारे आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब यहां पे हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का हक मिल रहा है। इंफॉर्मेशन का मतलब है आपके सरकारी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, डाटा, या चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही क्यों ना रखा गया हो, चाहे कंप्यूटर में क्यों ना रखा गया हो। तो हमारी जो पब्लिक अथॉरिटी है उन्हें यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। पब्लिक अथॉरिटी बेसिकली आपकी सरकार या सरकार से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती हैं, स्टैट्यूटरी भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि इन्हें किसी नोटिफिकेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, सरकार के नोटिफिकेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, या फिर सरकार इनकी मालिक हो, इन्हें कंट्रोल करती हो, या फिर सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग इनको सरकार से मिलती हो। तो ऐसी अथॉरिटीज को, ऐसी सरकारी एंटिटीज को अपने पास एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। तो ऐसे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यहां पे अपॉइंट होंगे, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें लोगों को जो इंफॉर्मेशन है, जो एप्लीकेंट है, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होगी। तो यहां पे बात हो रही है राइट टू इंफॉर्मेशन। यहां पे क्या क्या राइट आपको दिए गए हैं? इंस्पेक्शन का राइट दिया गया, काम को, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नोट्स उससे ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं, सैंपल्स ले सकते हैं। तो ये सारे राइट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो अब बताया गया कि अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है विद इन 30 डेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी एप्लीकेशन के 30 डेज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ सवाल है तो उस केस में आपको 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और हाँ, ये बात यहाँ पे बताई गई है कि केवल जो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, जो एग्जिस्ट करती है रिकॉर्ड्स में, वही दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सरकार आपके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगी, उस पर समय लगाएगी, टाइम लगाएगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। देखो, एप्लीकेशन देंगे आप, यहाँ पे एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आपको बता दें, एप्लीकेशन का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। आप प्लेन पेपर पे भी अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे दे सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया गया है जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी केवल यहाँ पे ₹10 रखी गई है, और वो भी जो हमारे बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनके लिए निल रखी गई है ये आपकी एप्लीकेशन फीस। हाँ, इसके अलावा आपको कुछ और पैसे देने पड़ सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, जैसे आपको फोटो कॉपीज वगैरह लेनी है तो उस केस में। और यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि सरकार ने कुछ इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है कि उसे इस एक्ट के तहत डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो जैसे कोई इंफॉर्मेशन है इंडिया के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोर्ट ने मना किया हुआ इस इंफॉर्मेशन को नहीं दिखाना, कोई लाइफ को इंडेंजर करती है लोगों की, पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस हैं वो ब्रीच हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है। और साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, डीआरआई है, हमारी कुछ पैरामिलिट्री एजेंसीज हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, असम राइफल, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है एक्ट के अंदर। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे या फिर आप उससे सहमत नहीं है तो आप अपील भी फाइल कर सकते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को। और अगर आप यहां पे भी सहमत नहीं है तो फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं। देखो, इंफॉर्मेशन कमीशन आपकी स्टेट लेवल पे भी बनाई गई है और सेंट्रल लेवल पे भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपकी दिल्ली के अंदर सेटअप की गई है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर बात करें तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्रिएट की है कि जो भी आपके अपील्स होंगे उनको हैंडल करेगी, और ये कोई कंप्लेंट्स हैं आपकी आरटी एक्ट से जुड़ी हुई, उनकी कंप्लेंट्स को भी रिसीव करेगी, इंक्वायर करेगी। सिविल कोर्ट की सारी पावर्स इसके पास होने वाली हैं, और इसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपके पास कोई फॉर्मली अपील करने का हक नहीं दिया गया है।
तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है आरटीआई एक्ट से जुड़ा हुआ। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है इट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सवाल पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो लॉग बुक्स, डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फाइल नोटिंग और सर्कुलर, इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन में नहीं आएगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन जो डिफाइन की गई है वो सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट में डिफाइन कर रखी है। उसमें कहा गया आपके रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डाटा हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अब कवर अप हो रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, आइए देखते हैं कि हमारे पास लॉग बुक तो कवर हो रही है। देखो लॉग बुक आपकी यहाँ पे कवर अप हो रही है। डाटा हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हमने देख लिया कि कवर अप हो रहा है। फाइल नोटिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, सर्कुलर हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा फाइल नोटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कि फाइल नोटिंग आपका इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं आता एज पर आरटीआई एक्ट। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है ना, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने पहले काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हुआ करते थे अब उन्हें अपने अंदर समा लिया है। एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि अगर हरियाणा से सामान जो है वो महाराष्ट्र जा रहा है तो महाराष्ट्र को जीएसटी मिलेगा। वैल्यू एडेड पे जो जीएसटी है वो पे किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ए ने 100 का सामान 150 का बेचा, फिर 150 का सामान बी ने आगे 200 का बेचा। तो यहाँ पे बताया गया कि केवल जो आपकी वैल्यू एडेड है उसी पे यहाँ पे जीएसटी को लेवी किया जाएगा। अल्टीमेट इफेक्ट आपका वैल्यू एडेड पे ही आएगा, चाहे आप 100 पे लगाएंगे, 150 पे लगाएंगे, 200 पे लगाएंगे, पर पीछे का आपको जो टैक्स पे किया उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाता है और अल्टीमेटली आप केवल वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स पे कर रहे होते हैं। सो सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत मेजर फीचर है हमारे जीएसटी का। देखो अगर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो 2004 के अंदर केलकर टास्क फोर्स ने पहली बार जीएसटी लाने का आइडिया जो है वो मूट किया था और फाइनली हमारा जो 2016 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट लेकर आए और 1 जुलाई 2017 से फाइनली हमारा जो जीएसटी है वो लॉन्च हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था। देखो जो इंडिया है ना, इट वर्क्स ऑन डुअल जीएसटी मॉडल, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों जीएसटी लेवी कर रहे होते हैं। अगर तो हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी कि हरियाणा से सामान हरियाणा में ही जा रहा है, तो उस केस में कौन से टैक्सेस आपके लेवी किए जाएंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवी किया जाएगा, सेंटर प्लस स्टेट टैक्स। अगर यूटी होती तो एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी लगता। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, हरियाणा से महाराष्ट्र सामान जा रहा है, तो उस केस में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लेवी करेगी विच विल बी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और बाद में ये जो टैक्स है यहां पे आपकी स्टेट्स के साथ शेयर कर लिया जाएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी कंपनसेशन से इसका। देखो जो जीएसटी है ना, एक बहुत ही मेजर रिफॉर्म है। अब जीएसटी ने क्या किया, यहां पे जो अलग अलग टैक्सेस थे उनको अपने अंदर समा लिया। पहले हमारी जो स्टेट्स हैं बहुत सारे टैक्सेस लगाती थी, जैसे यहाँ पे देखो जीएसटी ने ये सेंट्रल टैक्सेस को सब्स्यूम किया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ये स्टेट टैक्सेस को सब्स्यूम किया, वैट, कुछ केसेस में एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑफ लॉटरीज, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, इनको जो है सब्स्यूम कर लिया। तो अब जो स्टेट्स हैं उनको हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, पहले वो टैक्स लगाती थी और पैसे इकट्ठे कर लेती थी, बट यहाँ पे अब स्टेट्स टैक्स नहीं लगाएंगी, सेंटर टैक्स लगाएगा, जीएसटी इकट्ठा करेगा, स्टेट्स के साथ शेयर भी करेगा। तो स्टेट्स को नुकसान ना हो जाए इस वजह से हमने एक कंपनसेशन सेस का फंड क्रिएट किया है। कंपनसेशन सेस हम लेवी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लग्जरी गुड्स हैं या फिर डीमेरिट गुड्स है जिनकी कंजम्पशन को हम प्रमोट नहीं करवाना चाहते, उनके ऊपर अलग से कंपनसेशन सेस चार्ज किया जाता है। जैसे पान मसाला, टोबैको, मोटर कार, इनके ऊपर कंपनसेशन सेस भी लेवी किया जाता है और इस सेस का पैसा स्टेट्स को दिया जाता है उनकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल की भरपाई को पूरा करने के लिए। देखो जो जीएसटी है ना, इट इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स और सर्विसेज पे आपका ये जीएसटी लेवी होता है, एक्सेप्ट कुछ हैं जिन पे लेवी नहीं होता जो कि जीएसटी के एम्बिट से बिल्कुल बिल्कुल बाहर ही हैं, इन पे पुराना टैक्सेशन सिस्टम ही अभी भी चल रहा है।
तो आपका जो एल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, पेट्रोलियम है, क्रूड है, डीजल है, पेट्रोल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, तो ये अभी पुराने रिजीम के अंदर ही चल रहे हैं, इनके ऊपर अभी जीएसटी चार्ज नहीं किया जा रहा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जी जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए उन्हें जीरो रेटेड सप्लाईज माना गया है, यानी कि एक्सपोर्ट्स पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आपने एक्सपोर्ट करते समय कोई टैक्स पे किया है तो उसका आपको रिफंड भी पूरा पूरा यहाँ पे मिल जाता है। और आपने जो बाहर से सामान इंपोर्ट कराया उसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है और उस पर आईजीएसटी लेवी किया जाता है। देखो आप इंपोर्ट करते हैं ना, उस पर एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है और ऊपर आईजीएसटी लगता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, पहले यहाँ पे सीवीडी लगता था, बट अब इसकी जगह यहाँ पे आईजीएसटी लगता है। अब जीएसटी से जुड़े मेन मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए एक अलग से जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई है आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस काउंसिल के हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो स्टेट के जो आपके फाइनेंस के मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू के मिनिस्टर्स हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा जो हमारे सेक्रेटरी रेवेन्यू है वो इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजंस वगैरह हमारे लिए जाते हैं, इट इज टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 3/4 वोट से यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और यहाँ लिखा जी 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के वोट्स को अलग अलग वेटेज दी जाती है। सेंटर के जो वोट्स हैं उनको 1/3 वेटेज दी जाती है और स्टेट्स के जो वोट्स हैं उनको 2/3 वेटेज दी जाती है। अगर बात करें रेट्स अंडर जीएसटी, तो प्रैक्टिकली कौन से रेट्स आपको जीएसटी में देखने को मिलेंगे? 5%, 12%, 18% और 28% आपको ये नॉर्मली देखने को मिलते हैं। 28% इज द हाईएस्ट रेट जो कि नॉर्मली हमें डीमेरिट गुड्स पे देखने को मिलता है। अगर बात करें बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कैसे बेनिफिशियल है? हमारे सिटीजन्स के लिए भी वो बेनिफिशियल है, क्योंकि एक सिंपल टैक्स सिस्टम है, आपके जो गुड्स का प्राइसेस है वो इससे घट गया है। पूरे इंडिया में कहीं भी सामान खरीदें, सब जगह आप टैक्सेस इक्वल हैं, तो आपके प्राइसेस यूनिफॉर्म हो चुके हैं, एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम अब आ चुका है। अगर ट्रेड या फिर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है। पहले बहुत सारे टैक्सेस से कंप्लाई करना था, अब केवल एक जीएसटी ही आ गया है, और यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स जो था, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हुआ करता था, वो खत्म हो गया, क्योंकि नाउ जीएसटी इज बेस्ड ऑन सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एक्सपोर्ट्स के लिए तो इंसेंटिव यहाँ पे मिल ही जाते हैं, और अब पूरा इंडिया आपके लिए कॉमन मार्केट बन गया है। एज अ ट्रेडर आप पूरे इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, सब जगह पे अब सेम ही टैक्सेस आपके लेवी होने वाले हैं, तो एक सिंपल टैक्स रिजीम आपको यहाँ पे मिल गई है। और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो गवर्नमेंट तो खुश ही रहेगी जब सिटीजंस और आपके जो इंडस्ट्री वाले हैं वो खुश रहेंगे, और इससे इवेंचुअली क्या होने वाला है, आपका इंडस्ट्री और ट्रेड प्रमोट होगा, उससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। और इसीलिए लॉन्ग रन में जब बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा तो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शंस भी ज्यादा हो सकती हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक सवाल हमारे पास है जीएसटी से जुड़ा हुआ, तो ये सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। नॉट वर्ड यहाँ पे लगा रखा है। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये तो आपका जीएसटी का फीचर बनेगा। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रेदर देन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे फाइनल आपकी कंजम्पशन हो रही है उस स्टेट को आपका टैक्स यहाँ पे मिलता है। Import of goods is treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to applicable custom duty। तो बिल्कुल अगर आप बाहर से सामान मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पे आपको क्या देना पड़ता है? इस पे आपको कस्टम ड्यूटी और जीएसटी देना पड़ता है। इसे इंटरस्टेट सप्लाई की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये आपकी बिल्कुल ठीक हो गई स्टेटमेंट। इसके बाद है इट इज अ डुअल टैक्सेशन विद सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लिविंग इट ऑन अ कॉमन बेस। तो बिल्कुल अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने पेन खरीदा 100 का, उस पे सेंट्रल स्टेट दोनों का कंपोनेंट होता है जीएसटी का, तो यहाँ पे अगर 5 रुपए जीएसटी लग रहा है तो 2.5 रुपए दोनों का कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा, सेंटर और स्टेट का। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी एग्जम्पशन। ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि जीएसटी लॉ के अंदर हमारे पास कुछ एग्जम्पशंस दे रखी हैं, कुछ चीजों के ऊपर हम नहीं जीएसटी लगाते, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जो चीजें हमारे जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों को हमने जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है।
और इसीलिए यहां पे हमारा आंसर बनेगा बी और ई का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज गोइंग टू बी दी आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट में इसका आंसर मत दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें बताइए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं हमने आपके साथ जो चीजें डिस्कस करी आपको समझ में आई। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना। फ्री नोट्स के लिए अवर स्टडी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले सेशन में।